हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसबीएम। आज के 3 नवंबर के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो यूपीएससी के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एआई और एनर्जी के बीच के नए रिश्ते के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक साइलेंट पार्टनर है, इलेक्ट्रिसिटी। एआई डेटा सेंटर्स जो इन मॉडल्स को ट्रेन और रन करते हैं, दे आर इमर्जिंग एज मैसिव पावर कंज्यूमर्स। एक टिपिकल डेटा सेंटर रैक 15 से 20 किलोवाट्स कंज्यूम करता है, पर एक एआई रैक जिसमें हाई एंड जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं, वो 80 से 150 किलोवाट्स तक जा सकता है। दैट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। ग्लोबल लेवल पे डेटा सेंटर्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2024 के 460 टेरावाट आवर्स से जंप करके 2030 तक 1000 टेरावाट आवर तक पहुंच सकता है। चाइना और यूएस में तो कुछ राज्यों के पावर ग्रिड्स पर एआई सुपर क्लस्टर्स का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखने को मिला है। अब सवाल उठता है, अगर एआई इतना पावर हंग्री है तो क्या हम इसे सस्टेनेबली चला सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी रिसेंट दिनों में डिसाइड की जा रही है। बिग टेक कंपनीज रिन्यूएबल और लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे सोलर, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि रिलायबिलिटी हो और एमिशंस भी कम हो। इसी डायरेक्शन में एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस। ये छोटी न्यूक्लियर प्लांट्स होती हैं जो फैक्ट्री बिल्ट होती हैं और डेटा सेंटर्स के पास इजीली डिप्लॉय की जा सकती है। इनका बिगेस्ट एडवांटेज है 24/7 अनइंटरप्टेड बेस लोड पावर। पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स इन्हें ज़्यादा सिक्योर बनाता है क्योंकि इनमें एक्सटर्नल कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती। इनका कॉस्ट और लैंड रिक्वायरमेंट्स भी रिलेटिवली लो होता है और रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कम जनरेट होता है। ग्लोबली इस टेक में अब तक $15 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इंडिया भी एसएमआरस के मामले में पीछे नहीं है। बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत एट 2047 लॉन्च किया, जिसमें 20,000 करोड़ का आउटले है। इस मिशन के की गोल्स हैं 2033 तक 5 इंडिजिनस एसएमआरस डेवलप करना, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना और प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें पार्टिसिपेट कराना, जिसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी एक्ट में अमेंडमेंट का प्लान है। ये पॉलिसी क्लियरली कनेक्ट होती है इंडिया के ग्रोइंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, स्पेशली एज डेटा हब्स मशरूम कर रहे हैं इन मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग और जामनगर जैसी सिटीज़ में। तो यहाँ पर हम एक क्लियर कन्वर्जेंस देखते हैं बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी के बीच। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक एक्सीलेंट केस स्टडी है, पॉलिसी कोहेरेंस, टेक्नोलॉजी एनर्जी नेक्सस और विकसित भारत विजन के इंटरसेक्शन पर। तो एआई रेवोल्यूशन सिर्फ डिजिटल नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल, और इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि इंटेलिजेंस के पीछे जो पावर है वो भी इंटेलिजेंट हो। चलिए अब शिफ्ट करते हैं एक और क्रूशियल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर, इंडिया और यूएस के बीच नए डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के ऊपर। रिसेंटली इंडिया और यूएस ने एक 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है, फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। ये साइनिंग हुई मलेशिया के कुआलालंपुर में ड्यूरिंग द 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस या ADMM प्लस। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट के बीच। ये फ्रेमवर्क बिल्ड करता है 2016 के डिसीजन पर, जब इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस मिला था। साथ ही ये फरवरी 2025 के कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के आउटकम्स को भी सॉलिडिफाई करता है। नया फ्रेमवर्क सभी डोमेन्स कवर करता है, लैंड, सी, एयर, स्पेस और साइबर स्पेस, और अगले 10 सालों में ये डिफेंस कोऑपरेशन को डायरेक्ट करेगा। अब अगर इंडिया और यूएस के फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें तो 2016 में लेमोआ साइन हुआ था, जिसने लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन को सिंप्लीफाई किया। 2018 में कॉमकासा साइन हुआ, जिसने मिलिट्री कम्युनिकेशंस को सिक्योर बनाया, और 2020 में बेका या BECA एग्रीमेंट के थ्रू जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एनेबल हुई। वहीं 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन हुआ, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को अलाउ करता है। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में लॉन्च किया था, इस नए फ्रेमवर्क का बेस बन गया है।
कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के की एलिमेंट्स में इंक्लूडेड हैं एडवांस्ड डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स, जेवलिन मिसाइल्स और स्ट्राइकर व्हीकल्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक्सपांशन, और ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे मिशन 500, जिसका एम है बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक लेके जाना बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लेकिन लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया यूएस रिलेशंस के कुछ चैलेंजेस भी बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस का बेट एंड ब्लीड पॉलिसी, जहां इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, एक लॉन्ग टर्म कंसर्न हो सकता है। यूएस का पाकिस्तान को ओकेजनली मिलिट्री सपोर्ट देना, स्पेशली F-16 जेट्स और कैट्सा लॉ के थ्रू रशिया के साथ इंडिया के डिफेंस टाइज को कॉम्प्लिकेट करना, ये सब फैक्टर्स टेंशन क्रिएट करते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस में। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इंडिया यूएस डिफेंस टाइज डीपेन हो रही है, लेकिन विद स्ट्रेटेजिक कॉशन। अब बढ़ते हैं एक यूनिक एजुकेशन शिफ्ट की तरफ। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कैसे इंडियन स्टूडेंट्स जॉर्जिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं फॉर मेडिकल स्टडीज। रशिया यूक्रेन वॉर ने ओवरसीज एजुकेशन का ग्लोबल मैप ही बदल डाला है। यूक्रेन, जो एक पॉपुलर लो कॉस्ट एमबीबीएस डेस्टिनेशन हुआ करता था, अब अनसेफ माना जा रहा है। उसकी जगह ले रहा है जॉर्जिया, एक छोटा सा यूरोपियन नेशन जो अब इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का डेटा के अनुसार 2018-19 में जॉर्जिया में एजुकेशन के लिए 10.33 मिलियन रेमिट हुआ था, लेकिन 2024-25 में ये नंबर $15 मिलियन तक पहुंच गया, अब 5 टाइम्स इंक्रीज। इसके कॉन्ट्रास्ट में यूक्रेन का नंबर 14.8 मिलियन से गिरकर सिर्फ 2.4 मिलियन रह गया है। प्री वॉर पीरियड में यूक्रेन टॉप 10 डेस्टिनेशंस में आता था एज फार एज मेडिकल स्टूडेंट्स आर कंसर्न, लेकिन अब टॉप 15 से भी बाहर हो गया है। जॉर्जिया ने 2022-23 में टॉप 15 में एंट्री ली और अब 12th रैंक तक पहुंच गया है। 2019 से 2023 तक इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर्स जॉर्जिया में 4,000 से बढ़कर अराउंड 10,000 हो गया है, विच इज़ अ नोटेबल इंक्रीज। अब जॉर्जिया की अपील क्यों है इतनी? जॉर्जिया की अपील के पीछे के रीजंस हैं यूरोप का एक्सपोजर, 1/3 कॉस्ट कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप, रिलैक्स्ड वीज़ा रूल्स और यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफर ऑप्शंस। लेकिन इंटरेस्टिंगली रशिया ने भी रिबाउंड किया है इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट इनटेक्स। डिस्पाइट वॉर 2024-25 में रशिया में इंडियन स्टूडेंट स्पेंडिंग्स $22 मिलियन से $69 मिलियन तक बढ़ गई। रशिया की रैंक भी इंप्रूव होकर 11th पोजीशन पर आ गई है। इस साल के नंबर्स देखें तो नॉर्थ अमेरिका जैसे यूएस और कनाडा का अट्रैक्शन कम हुआ है ड्यू टू वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस एंड राइजिंग कॉस्ट्स, जबकि यूरोप स्पेशली जर्मनी एंड जॉर्जिया ने सिग्निफिकेंट गेन्स किए हैं। और ये ट्रेंड पॉलिसी से भी लिंक्ड है। आरबीआई का LRS लिमिट $250,000 एनुअली है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन के लिए रेमिटेंसेस भेजते हैं। ये शिफ्ट एक लार्जर फिनोमेना को पॉइंट करता है, जियो एजुकेशनल रीअलाइनमेंट, जहां अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी और सिंप्लीफाइड माइग्रेशन रूल्स ग्लोबल एजुकेशन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगला टॉपिक है APEC समिट और इसके थ्रू ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में चेंजिंग इक्वेशंस। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC एक रीजनल फोरम है जिसमें 21 इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें इंडिया नहीं आता। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्पेशली विद इन द एशिया पैसिफिक जोन। इस साल का समिट साउथ कोरिया के ग्योंगजेओ सिटी में हुआ, लेकिन नोटवर्दी ये था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने समिट को स्किप कर दिया, जिस वजह से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को स्पॉटलाइट मिल गई। ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करता है यूएस और चाइना के मल्टीलैटरलिज्म पर बदलते स्टैंसेस। पहले यूएस ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन था, लेकिन अब टैरिफ लेड प्रोटेक्शनिज्म को अडॉप्ट कर रहा है। वहीं चाइना, जो कंपेटिटिव एडवांटेज होल्ड करता है, ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क्स का वोकल सपोर्टर बन गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए की टेकअवे ये है कैसे जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड फिलॉसफीज टाइम के साथ शिफ्ट होती हैं और मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का रेलेवेंस इवॉल्व करता है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन की, लोकतक लेक, और उसमें हो रहे पोल्यूशन के बारे में। लोकतक लेक मणिपुर का एक फ्रेश वाटर लेक है और ये अपने यूनिक फुमडीज के लिए जाना जाता है।
फुमडीज बेसिकली फ्लोटिंग बायोमास होता है जो सॉइल, वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। यहीं पर लोकेटेड है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो सांगाई डियर का होम है। अब सांगाई डियर, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं क्योंकि वो फुमडीज पर बैलेंस बनाते हुए चलते हैं एक एलिगेंट डांसिंग मोशन के साथ। लेकिन अब नागालैंड यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट स्टडी ने वार्निंग दी है अबाउट इंक्रीज्ड वाटर पोल्यूशन इन लोकतक लेक। ये नॉट जस्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है बल्कि रीजनल लाइवलीहुड्स और इको टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी एक थ्रेट है। ये इशू कंजर्वेशन सेंट्रिक क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू IUCN एंडेंजर्ड स्पीसीज और सस्टेनेबल इको जोन्स। और अंत में एक अपलिफ्टिंग इनिशिएटिव, इंडियन रेलवेज का आभार ऑनलाइन स्टोर। अंडर दी वोकल फॉर लोकल कैंपेन, इंडियन रेलवेज ने आभार नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो आर्टिजन्स, वीवर्स और ट्राइबल क्राफ्ट्समैन के हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट मार्केट प्लेस या जेम पर होस्टेड है और इसमें क्यूरेटेड गिफ्टिंग आइटम्स अवेलेबल हैं फ्रॉम खादी कमीशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्टेट एम्पोरियम्स। इस इनिशिएटिव का विजन है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में हैंडमेड आइटम्स को अडॉप्ट करना और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को नेशनल एंड इवन डिप्लोमेटिक इवेंट्स का पार्ट बनाना। आभार प्लेटफॉर्म के थ्रू आर्टिजन्स को नॉट जस्ट मार्केट एक्सेस मिलता है बल्कि OSOP यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम का एक नेचुरल एक्सटेंशन भी मिलता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है लाइवलीहुड सपोर्ट, हेरिटेज प्रमोशन और इको फ्रेंडली गिफ्टिंग कल्चर का मेन स्ट्रीमिंग। टू डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC बाय SPM साइनिंग ऑफ। जय हिंद।